अच्छा देखो, अब जो हमारा मेन ग्राफ ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट था ना, वो खत्म हो गया। अब इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये समझो उससे लिंक्ड है, मतलब ग्राफ के चैप्टर से लिंक्ड है। और हम लोग अगेन इसको ना पार्ट्स में करेंगे। जैसे अभी हमने सबसे पहला पार्ट किया जिसमें थी हमारी ग्राफ आइडेंटिफिकेशन, सबसे आसान थी। अब डिफिकल्टी में थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और वो क्या होती है, टेबल कंप्लीट करना। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट से थोड़ा सा मुश्किल है। फिर हम इसके आगे एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो जो इससे मुश्किल होगा। तो एट दी एंड जो हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे वो मुश्किल तरीन होगा। ठीक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास एग्जाम में, वो आता है टेबल कंप्लीट करने का। हमें एक टेबल दी हुई होगी जिसमें कुछ वैल्यूज उसने लिखी हुई होंगी और कुछ वैल्यूज उसने नहीं लिखी होंगी। हमने वो वैल्यू बतानी होती है जो उसने नहीं लिखी हुई होती है। 1 से 2 मार्क का सवाल होता है। इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि बच्चा या तो बहुत अक्लमंद बनने की कोशिश करता है। ठीक है, वो बोलेगा कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छी आती है, मैं इसको मेंटली करूंगा, और वो गलत कर देगा, उसका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। देखो ये वाला जो पार्ट्स है ना, जब हम आगे करेंगे, ये सब पेपर 2 के ज्यादा में आते हैं, पेपर 1 में बहुत कम दिखे हैं मैंने। तो पेपर 2 भले ओ लेवल्स का हो, और अगर आईजीसीएसई की बात करें तो पेपर 4, दोनों में कैलकुलेटर अलाउड होता है। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, कभी भी ये टेबल कंप्लीट करनी हो, कैलकुलेटर यूज करो। ठीक है। दूसरी चीज, बच्चा ब्रैकेट्स नहीं लगाता, बचपन से ये आदत ही नहीं होती कि अगर हम कहीं पे एक वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, y = x²। ठीक है। और हमने इसमें एक एक्स की वैल्यू पुट करनी है -2। बच्चे की हमेशा आदत होगी, वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा -2 का स्क्वायर। अब इसमें मसला पता है क्या है, ये जो स्क्वायर है ना, ये सिर्फ 2 पे लगा हुआ है, माइनस का साइन बाहर एज इट इज रहेगा, और ये 2 × 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर जो आएगा वो आएगा -4। भले कैलकुलेटर में डाल के देख लो, -2 का स्क्वायर लिखो, आंसर आएगा -4। और फिर भी एक बच्चे को मार्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। असल में जब ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो पता है क्या होता है। देखो, जैसे हमने वैल्यू पुट करनी थी -2 की, तो हमने लिखा -2 का होल स्क्वायर। अब इसका ये मतलब है कि -2 2 दफा लिखा हुआ है। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये 2 × 2 ये आपका क्या हो जाएगा, 4। तो ये असल में आपका आंसर होता है। और हम लिख के क्या आ जाते हैं, -4। ये गलत चीज होती है। तो दो ही चीजें हैं इसमें, हमेशा कैलकुलेटर यूज करो, खुद से कैलकुलेट ना करो, भले कितनी ही अच्छी मैथ्स क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, ब्रैकेट्स पुट करो। तो यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे छोटे छोटे जल्दी से। इसमें से पहला मैं करवाऊंगा, दूसरा तुम लोग मुझे चैट पे आंसर दे देना, जिसका मुझे लगा गलत है मैं उसको फिर समझा दूंगा कि क्यों गलत है। ठीक है। तो पहली क्वेश्चन है, वाई सॉरी -3x² -8x -4। यहाँ पे हमने पहले वैल्यू पुट करनी है -2 की। किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो हम यहाँ पे जितनी भी दफा एक्स आ रहा है यहाँ पे -2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो -3 -2 का होल स्क्वायर -8 -2 -4 = 0। ये क्योंकि पहला पार्ट है तो मैं पूरा ये खुद सॉल्व करवा के दिखा रहा हूँ, बाकी आगे की वैल्यू जितनी भी हैं वो कैलकुलेटर में हम करेंगे। ठीक है। और बाय द वे, अगर तुम लोग को ये कैलकुलेटर में भी करना है, तो जिस तरह से मैंने पूरी चीज़ लिखी है इसी तरह लिखोगे तुम लोग। ये इसका करेक्ट वे है। और इसका रॉन्ग वे अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं तो वो ये होगा कि -3 और मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर -8 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 = 0। ये बहुत गंदा तरीका है, इससे तुम्हारा आंसर बहुत गलत आने वाला है। तो ब्रैकेट्स लाजमी लगाने हैं, जिस तरह से लेफ्ट पे लगा रहे हो। तो ये आपका हो जाएगा -3, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -8 मल्टीप्लाई बाय -2 ये आपका +16 होता है, +16 -4 = 0। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा -12, +16 -4 = 0। तो ये हो जाएगा -12 +16 ये होता है कितना, +4। और 4 - 4 ये आपका हो जाएगा 0। 4 - 4 से आपका आंसर आ जाएगा, सिंपली खत्म हो जाएगा। तो जब हमारी एक्स की वैल्यू -2 है, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 0। अब देखो ये मैंने मेंटली किया है ना, हो सकता है कि ये आंसर गलत हो, तो मेंटली कभी नहीं करना, कैलकुलेटर में डालोगे वैल्यू। तो हम लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे -3 -2 का होल स्क्वायर -8 मल्टीप्लाई बाय -2 और -4। देखो ये कैमरा में देखो, और अगर तुम लोग को दिख रहा हो, देखो इस तरह से वैल्यूज पुट करनी है, हर चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो अब अगर हम इक्वल टू दबाएं तो आंसर हमारा 0 ही आता है, इसका मतलब हमने सही किया।
बार बार इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है तुम लोग के कैलकुलेटर में एरो की होती है, ये ऊपर, ये वाली कीज, इससे तुम आगे पीछे स्क्रॉल करो और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज बार बार चेंज करते रहो। तो पहले -2 था, अब -1 आ गया, फिर आपका -1 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +1 आ रही है। उसके बाद अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 आ रही है। फिर x की वैल्यू अगर 1 है तो इसका आंसर मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है। इसका आंसर -15 आ रहा है। और लास्ट में अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेटर में 2 रखें तो इसका आंसर आपके पास आएगा -32। ठीक है। अच्छा, कभी भी ना ये इतनी सारी वैल्यूज फिल नहीं करनी होती। जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5, जैसे 5 वैल्यूज अगर हैं क्वेश्चन में टोटल, 5 में से 3 फिल हुई भी होंगी, 2 आपको लिखनी होंगी, या 5 में से 4 फेल हुई भी होंगी और एक आपको लिखनी होगी। ये 1 से 2 मार्क का सवाल होता है, हार्डली, इससे ज्यादा का सवाल नहीं होता। ठीक है। तो यार अब तुम लोगों ने एक काम करना है, और वो ये कि जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, x² + 2x + 2 = 0, तुम लोग का ये काम है कि ये जो वैल्यूज हैं, -4 -2 0 1 और 2, मुझे तुम सबसे इन सबके आंसर चाहिए। मुझे एक का भी रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने मीटिंग से रिमूव कर देना है, तुम लोग सोते रहते हो। मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए, भले 2 मिनट ले लो लेकिन रिस्पॉन्स सब दो। तो खैर, ये आंसर आ रहे थे हमारे। अब देखो जिसके भी गलत आ रहे हैं, वो दो ही रीजन की वजह से हो सकते हैं कि या तो कैलकुलेटर इसका यूज सही नहीं किया है, ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, या मेंटल मैथ जिससे भी अगर अभी की है, तो दो ही रीजन हो सकते हैं। बाकी ये कि देखो, क्योंकि ये 1 से 2 मार्क का है, ये जो मैंने अभी यहाँ पूरी वर्किंग की है, ये कर लो तो कोई मसला नहीं है, ना करो तो कोई मसला नहीं है। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि कर लो, क्योंकि एक ही पार्ट को सॉल्व करना होता है या हार्डली 2 पार्ट को सॉल्व करना होता है। तो कर दो तो अच्छा है, कोई टाइम नहीं जा रहा, हार्डली तुम्हें 30 से 40 सेकंड लगेंगे, और फिर उस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो। ठीक है। अब यार आगे आ जाओ, ये हमारा पूरा टाइप खत्म हो गया यहाँ पे। इस टाइप में और कुछ भी नहीं है, पहला टाइप हमेशा ये होता है कि टेबल कंप्लीट करनी है। अब देखो सेकंड चीज जो है ना हमारी, वो स्मूथली एक कर्व बनाने का काम है। अब ये जो कर्व बनाने वाला काम है ना, ये अभी मैं आईपैड पे नहीं करा सकता, ये मुझे फिजिकली एक वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसको मैं बना के तुम लोग को अपलोड कर दूंगा। आज ही कर दूंगा इंशाल्लाह रात तक। तो वो देख लेना कि एक कर्व को स्मूथली कैसे बनाया जाता है। कर्व की बड़ी मिसकंसेप्शन होती हैं कि अगर कोई बंदा आर्ट में अच्छा नहीं है तो उसे कर्व नहीं बनेगा, या कर्व को वो स्केचिंग कर देते हैं इस तरह से, जिनको स्केचिंग का शौक होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं कर्व बनाने के, जो कि बात डिस्कस करना बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हम उस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे, बस इसके लिए रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन थी हमारी, x² + 2x + 2 = 0। यहाँ पे x² की वैल्यू यानी a की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। तो इसकी वजह से जो हमारा ग्राफ था वो हमारा हमारा स्माइली फेस बनना था, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। ये बस एक एग्जांपल है कि अगर आपकी a की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका स्माइली फेस बनेगा, अगर a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती तो आपका सैड फेस बनता। ठीक है। अब थर्ड चीज पे आ जाओ, सेकंड की तुम लोग वीडियो देखोगे, अब मैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, और ये है टेंजेंट बनाने का। अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट देखो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। अगर तुम लोग को याद हो तो हमने टेंजेंट का एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था, कि सर्कल को जो लाइन एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए उसको हम क्या कहते थे, टेंजेंट। यही चीज यहाँ पे भी है। अगर कोई लाइन ऐसी हो जो आपको ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने बात कर ली कि टेंजेंट जो है आपका कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा। एक एक्सेप्शन है, आपका जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाना है, मैं ऐसे एक रैंडम बना, तो ये ना काफी सारी वैल्यूज को टच करता हुआ जा रहा होता है। तो इससे परेशान नहीं होने, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपका उसकी स्टीपनेस होती ही ऐसी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा टेंजेंट बनाओ जो बस एक पॉइंट पे टच करके आगे निकल जाए। होता है कि बहुत सारी वैल्यूज को वो एक साथ लेके जा रहा होता है, ये एक्सेप्टेबल है। क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है? इस तरह का टेंजेंट, एक पॉइंट ये टच हो रहा है, एक पॉइंट ये टच हो रहा है, टेंजेंट नहीं है ये। फिर अगर इस तरह का मैं टेंजेंट बनाऊं, चलो इसको भी, इस पे बाद में बात करते हैं। तो ये चीज थी। फिर सेकंड चीज, आपको जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है ना, उस पॉइंट पे आपको ग्राफ का ट्रेंड फॉलो करना है। मतलब क्या है?
फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेंड है ना, वो ऊपर की तरफ का जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बनाने को आता तो इस तरह का बनाता। ठीक है, अभी से मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, कोई इस पे पीछे कोई एक्चुअल रीजन नहीं है। अगर मुझे यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना होता तो मेरा कुछ टेंजेंट इस तरह का बन रहा होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरा पॉइंट है जिस पे मैंने टेंजेंट बनाना है तो मैं इस पे यू टेंजेंट बना दूँ, बिल्कुल गलत चीज़ है ये। या अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो इंस्टेड के मैं यू टेंजेंट बनाऊं, मैं यूं बना दूं। तो ट्रेंड फॉलो करना है हमेशा टेंजेंट में। तीसरी चीज, टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ करना है कि टेंजेंट हमेशा आपके ग्राफ से आधे से ज्यादा हिस्सा कवर करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो आगे के जितने भी तुम्हारे पार्ट्स हैं टेंजेंट से रिलेटेड उनका आंसर गलत आने वाला है। मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह का एक छोटा सा टेंजेंट बना दूं ना, टोटली गलत है, 0 मार्क्स मिल रहे हैं। टेंजेंट बनाने का तो शायद मार्क्स मिल जाए, लेकिन आगे के जितने भी पार्ट्स हैं उस पर तुम्हें 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। टेंजेंट को ऐसे बनाना है कि आपका ग्राफ आधे से ज्यादा कवर हो रहा हो, मतलब लॉन्ग टेंजेंट्स बनाने। शॉर्ट टेंजेंट्स हमेशा डिस्करेज करने, लॉन्ग टेंजेंट्स को प्रायोरिटी देंगे। फिर लास्ट चीज, कभी भी टेंजेंट के बाद ग्रेडियंट कैलकुलेट करना हो ना, तो दो चीजें याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये टेंजेंट है, तो ग्रेडियंट के लिए देखो दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है। ग्रेडियंट के लिए दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ के। तो हम वो पॉइंट नहीं ले सकते जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें उसने बोला कि ड्रॉ द टेंजेंट व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने एक बनाना था, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते अपने टेंजेंट को बनाते वक्त। ठीक है, हम दो वैल्यूज ऐसी लेंगे जो दूर दूर है। यानी एक वैल्यू ये ले लो, ठीक है, एक वैल्यू ये ले लो, कोई भी वैल्यू लो, बस दूर होनी चाहिए। इस पॉइंट को या इस पॉइंट के करीब वाले पॉइंट्स नहीं लेने, हमेशा दूर रहना है। और थर्ड चीज ये कि देखो, अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि हर बंदा पॉइंट्स अलग अलग लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, 100 में से 100 बच्चे एक ही पॉइंट को चूज करें, तो ये अलाउड है। आप कोई भी पॉइंट लो, आपको एक सर्टेन रेंज गिवन होती है। अब वो रेंज आपको 0.1 से लेके हो सकता है 1 नंबर तक की गिवन हो। 1 नंबर तो मैंने हार्डली कहीं देखा होगा, लेकिन 0.9 तक की रेंज होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आ रहा है ग्रेडियंट का 1, तो रेंज होगी ना वो आपकी, हो सकता है कि 1.5 तक एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इस तरह के सवालों में रेंज गिवन है। तो इस पे टेंशन नहीं लेनी है कि हमेशा हम एग्जैक्ट पॉइंट कैसे चूज करेंगे। बस इन रूल्स को फॉलो करते हुए चलो, ये जो भी हमने चार डिस्कस किए हैं, तुम्हारा सब काम ठीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट पढ़ते हैं इसका। बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। फाइंड द ग्रेडियंट। टेंजेंट बनाना है x इज इक्वल टू 1/2। अब ये कैसे देखेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम ग्राफ की थोड़ी बात करते हैं। ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फर्क है? 2 नंबर्स का। कितने बॉक्सेस हैं? 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस पर फर्क है। तो हम करेंगे 2 को डिवाइडेड बाय 4। आंसर क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 4 का 0.5। इसका ये मतलब होता है कि एक बॉक्स जो है ना, वो 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0.5 यहाँ पे आएंगे तो 0.5 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 1.5 और इधर 2। हमें किस पे टेंजेंट बनाना है? 0.5 पे। हम 0.5 से पेंसिल से एक लाइन बनाते हुए जाएंगे, और जहां पे ग्राफ आएगा वहां पे रुक जाएंगे। ये काम एज इट इज करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ग्राफ पे हमेशा पेंसिल यूज करना। हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है। अब देखो, मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ रफली, और कुछ पहले बना लेता हूँ, फिर इस पे थोड़ी बात करते हैं। टेंजेंट बनाने का काम ना वैसे आईपैड के बगैर आसान है। आईपैड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है ग्राफ्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना, लेकिन खैर, एनीवेज, ये ना कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, देखो अब क्या है यहाँ पे। हमने x इज इक्वल टू 0.5 पे टेंजेंट बनाया। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? कि कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी? अपना जो कर्व का ट्रेंड है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने ट्रेंड फॉलो किया। तीसरी चीज क्या थी? हमारा यहाँ पे टेंजेंट अच्छा खासा लंबा है, छोटा टेंजेंट कभी नहीं बना रहा। और अब हमने दो पॉइंट्स लेने हैं। दो पॉइंट्स हमेशा कोशिश करो ऐसे लो जो एग्जैक्ट आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो ये मुझे पॉइंट एग्जैक्ट लग रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे x की वैल्यू होगी
देख लेते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आ गया ना, तो -1.5। तो -1.5 कॉमा y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे भी दो नंबर्स का फर्क है, और एक बॉक्स 0.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स आगे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे x की भी वैल्यू 1.5 है और y की भी वैल्यू -1.5 है। एक पॉइंट ले लिया। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं ऊपर की तरफ, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो। और कौन सी लें? मुझे ये वैल्यू एग्जैक्ट दिख रही है। अब इसकी वैल्यू देख लो। नीचे आओगे तो इधर हो, 2 से 2 पॉइंट आगे, यानी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं एक्स की वैल्यू 3 पे। और यहाँ पे 8 से 2 पॉइंट आगे, यानी हम एक्स की वाई की वैल्यू खड़े हुए हैं 9 पे। तो ये दो पॉइंट्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है। दो पॉइंट्स हैं, एक है आपका 3,9, और एक है आपका -1.5, -1.5। एक x1 होता है, एक y1। एक x2 होता है, एक y2। ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है तुमने। और ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है -1.5, माइनस y1 की वैल्यू है 9, ओवर x2 की वैल्यू है -1.5, माइनस x1 की वैल्यू है 3। या जरा मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बता दो कि आंसर क्या आ रहा है। वानिया में तुम्हारी बात नहीं समझा कि नीचे जो एक्स एक्सिस है वहां से टेंजेंट बनाना, मतलब 2.33। तो यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट आ जाएगा 2.33। एक चीज का ख्याल रखना है कि ये आपकी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थी, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए था। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती तो हमारा आंसर नेगेटिव आता। लाइक फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस वेयर द टेंजेंट स्टार्ट्स। तो ले सकती हो वैल्यू, बस कोई भी लो। बस उसमें ये हो कि दूर दूर हो। जैसे यहाँ पे कोशिश करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की करीब की वैल्यूज ना लो, इससे आंसर आपका बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। हम कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी। क्या करनी थी? हाँ, देखो टेंजेंट ना, एक, खैर इस ग्राफ पे तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन टेंजेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का है ग्राफ और टेंजेंट के बीच में, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का हो। इस ग्राफ पे ये हार्डली एप्लीकेबल है, लेकिन जितने बाकी के ग्राफ्स होंगे ना, उस पर टेंजेंट ऐसे ही बन रहा होगा कि अगर एक दूसरी साइड से जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है ग्राफ और टेंजेंट के बीच में, उतना ही डिस्टेंस इस ग्राफ से लेके इधर तक का होगा। ठीक है। तो यार ये था हमारा टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। चलो जी, फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। फोर्थ नहीं, ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट है। पहला वाला कॉन्सेप्ट को हमने नंबर 0 दिया था क्योंकि वो डिफिकल्टी में 0 था। तो टेक्निकली ये फिफ्थ कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, ये 1 मार्क का सवाल है, और इस पे ना सिर्फ रट्टा मारना है। मतलब इस पे मैं कुछ समझा नहीं सकता। इस पे कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन देनी है। एक लाइन है जिसका आपने रट्टा मारना है। असल में जब आपसे पहले पार्ट में ग्रेडियंट बनवाता है ना, टेंजेंट बनवा के ग्रेडियंट जब आपसे पूछता है, तो कुछ क्वेश्चन में मैंने देखा है कि वो ग्रेडियंट को डिस्क्राइब करवा रहा होता है। अब ग्रेडियंट को डिस्क्राइब कैसे करना है यार? ये जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, इसका रट्टा मान लो। लाइन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इधर खाली, पर यूनिट ऑफ चेंज इन, इधर खाली। ऊपर जो आपका आएगा ना पहले वाले ब्लैंक में, यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस वाली वैल्यू आएगी। ठीक है। नीचे जो सेकंड ब्लैंक है, उसमें आपकी एक्स एक्सिस वाली वैल्यू आएगी। यानी अब देखो इसकी एग्जांपल देख लो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमें टाइम दिया हुआ है। तो हम इस को कैसे डिफाइन करेंगे? यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे किस तरह की लाइन बनी हुई होती, और यहाँ का ग्रेडियंट का हमारा आंसर आ रहा होता, लेट से 0.5। ठीक है, रैंडम वैल्यूज है, कोई इसके पीछे रीजन नहीं है। अब इसको डिफाइन कैसे करना है? देखो कुछ भी आंसर आ रहा हो, ये लाइन का रट्टा मारो। इट इज द रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज। सबसे पहला ब्लैंक जो आएगा, उसमें क्या लिखना है? वाई एक्सिस वाला नंबर। वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर नहीं, सॉरी, क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट
चेंज इन एक्स एक्सिस पे क्या क्वांटिटी है, टाइम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइम। बस ये चीज़ है, लाइन का रट्टा मारना है। पहले वाले ब्लैंक में एक्स वाई एक्सिस की क्वांटिटी लिखना, सेकंड वाले ब्लैंक में एक्स एक्सिस की क्वांटिटी लिखना, तुम्हारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो। यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, और हमने ये डिफाइन करना है कि ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, और यहाँ पे ये ब्लैंक्स थे हमारे। ठीक है। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सबसे पहले वाई की एक्सेस की क्वांटिटी लिखनी है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, पर यूनिट चेंज इन एक्स एक्सिस पे क्या क्वांटिटी थी, डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस। ये 1 मार्क का सवाल होता है। ठीक है। अगर अंग्रेजी पक्की है तो रट्टा मान लो, अंग्रेजी नहीं पक्की तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये तुम्हारा 1 मार्क लॉस हो जाएगा। ये ऐसे सवाल हैं जिन पे मार्क्स लॉस ना करो तो बेहतर है, क्योंकि यही आपके मार्क्स गेनिंग पार्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ थी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, होपफुली इसमें किसी को मसला नहीं होगा, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीज़ है।